विकास। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में सीएम योगी होंगे शामिल, सीएम धामी होंगे शामिल। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम धामी को लिखा पत्र, बर्खास्त कर्मियों के पक्ष में फैसला लेने का आग्रह। पूर्व सीएम हरीश रावत मैक्स अस्पताल में भर्ती, स्थिति सामान्य, आराम करने की दी गई है सलाह। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज पहुंचेंगे दून, भाजपा करेगी भव्य स्वागत। अंकिता केस को पौड़ी स्थानांतरित करने की अर्जी निरस्त, मृतका की मां ने दिया था प्रार्थना पत्र। दून से चलने वाली ट्रेनों में मिलेगी नई सुविधा, ज्यादा सुरक्षित व आरामदायक होगा सफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम कैंप कार्यालय में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। सीएम कैंप में पूरा करेंगे अपना शासकीय कार्य। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सचिवालय, सचिवालय में निपटाएंगे शासकीय कार्य। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम की कार्यशाला का आयोजन। गौरा देवी पर्यावरण भवन में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी आज का कार्यक्रम आपको बता रहे, सीएम कैंप कार्यालय में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सचिवालय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर? इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यशी, इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता वो भी उनसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो इस कार्य जनता है वो भी अपने कुछ कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सारे अभी जो शासकीय कार्य हैं वो मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी निपटा रहे हैं। इसके बाद सुबह करीबन 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पहुंचेंगे। यहाँ पर भी कुछ मुलाकात करने के लिए उनसे जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आएंगे। इसके अलावा क्षेत्र की जनता भी जो है और राज्य की जनता उनसे कुछ कार्यों को लेकर के मुलाकात के लिए आ सकती है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री अधिकारियों की भी एक बैठक ले सकते हैं, जिसमें राज्य के में क्या कुछ परिस्थितियां चल रही है, किस तरीके से राज्य को आगे बढ़ाया जाए, तो इसको लेकर के भी सचिवालय में कुछ शासकीय कार्य सीएम पुष्कर सिंह की अध्यक्षता में निपटाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सहजधारा रोड में एक कार्यशाला का आयोजन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से किया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यशाला में राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल और इसके अलावा जो क्षेत्रीय विधायक है और तमाम जो अतिथि हैं वो भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि किस तरीके से अपने पर्यावरण को साफ और सुंदर बनाया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और कैसे राज्य सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास किए जाए जिससे कि पर्यावरण और भी ज्यादा स्वच्छ हो। स्वच्छ दून सुंदर दून के नारे के तहत किस तरीके से और कुछ कार्य किए जा सकते हैं, तो इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन है। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी आएंगे और यहाँ पर भी कुछ एक जो शासकीय कार्य हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उसको भी निपटाने का प्रयास सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए जल्दी बजट सत्र भी आहूत होने वाला है, तो उसको लेकर भी क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, ऐसे 13 से 18 के बीच में उत्तराखंड का जो बजट सत्र है वो आयोजित होगा गैरसैंण में। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि गैरसैंण में
जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जाए। इसके अलावा भी उत्तराखंड की जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उनकी ओर से भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें ली जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से बजट सत्र का आयोजन होना है और उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पहले से ही चाक चौबंद कर ली जाए। इसमें मसलन चाहे सुरक्षा के इंतजाम हो या अन्य जो शासकीय कार्य हैं वो सभी जो पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। और गैरसैंण, जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ी जनपद है, वहां पर किस तरीके से रहने खाने की व्यवस्था होगी, कितने जो भी वहां पर लोग जाएंगे उनकी क्या कुछ व्यवस्था होगी, इन सब को लेकर के तमाम बैठकें की जा रही है। अब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में संभवतः सचिवालय में भी पहुंचेंगे, तो वहां पर भी इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से बजट सत्र को लेकर के पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जो सत्र आहूत किया गया है उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है, क्योंकि इस साल जो ये बजट सत्र हो रहा है यशी, इसमें अधिकांश जो हमारे 200 से 250 कर्मचारी हैं विधानसभा के, वो बाहर किए गए हैं। तो ऐसे में कर्मचारियों की क्या कमी इस सत्र में देखने को मिलेगी, या फिर विधानसभा की तरफ से पूरी तैयारियां चाक चौबंद की जाएगी, सब पर भी सबकी निगाह बनी रहेगी। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सीएम धामी के आज के कार्यक्रम 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सचिवालय। एक बिजी शेड्यूल है आज मुख्यमंत्री धामी का। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज देहरादून दौरे पर हैं। बता दें कि शाम करीब 3:30 बजे पहुंचेंगे देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट। भगत सिंह कोश्यारी का भाजपा करेगी भव्य स्वागत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। शाम करीब 3:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने रुद्रपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में खड़े वाहनों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निस्तारण मुकदमों के वाहनों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को लेकर भी एसपी सिटी और सीओ को जांच सौंपी। उन्होंने जांच में दोषी पाए जाने पर उप निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कोतवाल को 31 मार्च तक सुधार करने के निर्देश दिए। अन्यथा इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में अब तक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। अब अपने पर भी सबकी निगाह बनी रहेगी। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सीएम धामी के आज के कार्यक्रम 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सचिवालय। एक बिजी शेड्यूल है आज मुख्यमंत्री धामी का। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज देहरादून दौरे पर हैं। बता दें कि शाम करीब 3:30 बजे पहुंचेंगे देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट। भगत सिंह कोश्यारी का भाजपा करेगी भव्य स्वागत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। शाम करीब 3:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने रुद्रपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में खड़े वाहनों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निस्तारण मुकदमों के वाहनों का निस्तारण किया जाए।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को लेकर भी एसपी सिटी और सीओ को जांच सौंपी। उन्होंने जांच में दोषी पाए जाने पर उप निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कोतवाल को 31 मार्च तक सुधार करने के निर्देश दिए, अन्यथा इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में अब तक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। अब अपने चरण में चल रहा है। डाक कांवड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम तरह की व्यवस्था की गई, जिसमें तमाम स्थिति उत्पन्न न हो और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी तक 8 लाख से ज़्यादा लोग गंगा जल लेके जो कांवड़िया हमारे प्रस्थान कर चुके हैं और ये आज और कल 2 दिन है मेन, जिसमें मैक्सिमम कांवड़िए आते हैं। तो मैक्सिमम जो बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, उधम सिंह नगर, नैनीताल इस साइड के जो कांवड़िए हैं वो आते हैं ज़्यादातर। देखिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो डाक कांवड़ है, चाहे जो भी कांवड़ ट्रैक्टर और ट्रक और इन चीज़ों से आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गौरी शंकर, नीलधारा पार्किंग जो बिजनौर से आने वाले मैक्सिमम लोग उधर से ही आते हैं, तो उस पार्किंग को एक्टिवेट किया गया। इसके अलावा हमारी अलकनंदा पार्किंग है, ये पंदीप पार्किंग है, चमगादड़ टापू पार्किंग है, मोतीचूर पार्किंग है, इनको भी एक्टिवेट किया गया। और यहाँ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी जिले में आगामी शिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को शिवालयों में प्राप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शांति व्यवस्था भंग ना हो। जानकारी देते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि यमकेश्वर क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सिक्योरिटी व ट्रैफिक प्लान इस बार तैयार किया गया है। नीलकंठ महादेव मंदिर में गरुड़ चट्टी पुल से ही ट्रैफिक प्लान मैनेजमेंट किया गया। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीपल कोठी से आगे तक पार्किंग व्यवस्था की गई। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2 क्षेत्राधिकारी, 6 SHO व CO दफ्तर के स्तर के अधिकारियों की कंपनी PSC में भी तैनाती की जाएगी। आगामी शिवरात्रि के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो उनके यहाँ शिवालय हैं उनमें पर्याप्त संख्या में फोर्स जो है उसकी तैनाती की जाए। इसके अतिरिक्त हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया गया है। जो हमारी वहाँ पार्किंग स्पेसेस हैं उनको भी अभी डेवलप करके, ताकि एक पर्याप्त संख्या में गाड़ियों की वहाँ पार्किंग हो जाए। इसके अलावा हमारी PSC की भी तैनाती रहेगी वहाँ पे, हमारी VDS टीम भी जो है वो रहेगी। और इसमें 2 क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी और 6 SHO SO लेवल के अधिकारी और लगभग 1 कंपनी PSC जो है वो हमारे द्वारा तैनात की जाएगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने कहा कि दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास के नेतृत्व में उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटालों की CBI से जांच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। जिस प्रकार से प्रदेश भर में जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसको लेकर प्रदेश भर का युवा और छात्र आज सड़कों पर आंदोलनरत है और सरकार दमन के रास्ते पर जाकर पहले तो लाठीचार्ज की और उसके बाद उन छात्रों और युवाओं पर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी एक साधारण सी मांग जो CBI जांच की मांग कर रहे हैं उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर युवा कांग्रेस की मांग है कि CBI जांच जो भर्ती घोटाले हैं उनकी करी जाए और दूसरी हमारी मांग है कि जो युवा जिन पर मुकदमे किए गए हैं उन पर बिना शर्त के वो मुकदमे वापस लिए।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। धामी में कैबिनेट में ऐतिहासिक 52 प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। सरकार की ओर से लिए गए कई फैसलों पर रार भी छिड़ गई है। विपक्ष ने धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि धामी कैबिनेट में जनहित के कोई फैसले नहीं लिए गए। सरकार ने नई वाहन नीति को मंजूरी देकर फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही सर्कल रेट में 200% से अधिक बढ़ोतरी का जनता को जमीन खरीदने का अधिकार छीन लिया है। साथ ही गैरसैंण में 70 करार जाने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट में ऐतिहासिक 52 प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सरकार की ओर से लिए गए कई फैसलों पर रार भी छिड़ गई है। विपक्ष ने धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि धामी कैबिनेट ने जनहित के कई फैसले नहीं लिए हैं। सरकार ने नई वाहन नीति को मंजूरी देकर फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही सर्कल रेट में 200% से अधिक की बढ़ोतरी कर जनता से जमीन खरीदने का अधिकार छीन लिया गया है। साथ ही गैरसैंण में 70 कराए जाने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहित से जुड़े फैसले लिए, जिसके तहत जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजे की दर को तय किया गया है। इसके साथ ही गैरसैंण में 70 कराने का सरकार ने फैसला लिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कही है। निश्चित बोझ है। जिस प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिस प्रदेश में तनख्वाह देने के लिए सरकार को बार बार लोन लेना पड़ रहा है, उसमें इस तरीके की फजूल खर्ची करना मैं निश्चित ही गलत मानता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं। साथ में मैं कहता हूं सरकार अपनी आमदनी बढ़ाए, सरकार अपने कर्जे से मुक्त हो और उसके बाद अगर इस तरीके के वाहन खरीदे हम स्वागत करते हैं। हम नहीं करेंगे, जरूरत है या नहीं है, लेकिन इस समय जब हम 10,000 करोड़ रुपया केवल ब्याज देने में चुका रहे साल का और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया, बच्चा हमारा कर्जे में डूबा हुआ है, ऐसे में 35 लाख के वाहन खरीदना सरकार फिजूल खर्ची कर रही है और अनावश्यक दबाव इस राज्य में डालने का काम कर रही है। देखिए, ये मंत्री की जो गाड़ियों की जहां तक बात है, तो मंत्रियों को हमेशा दौरे पे जाना होता है। पहाड़ी और हमारा उत्तराखंड काफी दुर्गम क्षेत्रों में गिना जाता है, तो गाड़ी वगैरह उनकी उस हिसाब से अगर व्यवस्थित रहेगी तो किसी भी प्रकार का उनको आवाजाही में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष की बुद्धि को मैं भ्रष्ट इस समय इसलिए मान रही हूँ क्योंकि बेबुनियादी तत्व और बेबुनियादी तर्क लेकर वो सामने आते हैं और बेबुनियादी ही बातें करते नजर आते हैं। इनके पास कहने को कुछ भी नहीं रह गया है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार एक से एक कानून लेकर आ रही है, एक से एक बातें लेकर आ रही है, महिला आरक्षण नीति को आप ले लीजिए और धर्मांतरण कानून को ले लीजिए, सख्त नकल कानून को ले लीजिए, इस तरीके के जो जनमानस के लिए अच्छे मुद्दे हैं वो हमारी ही सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इसलिए विपक्ष इस समय तिलमिलाया और घबराया हुआ है, तो बेबुनियादी बातें ही करता रहेगा और बेबुनियादी बातों को ही आगे लेकर चलता रहेगा। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में वाहन खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 35 लाख की गाड़ी में अब राज्य के मंत्री घूम सकेंगे। आपको बता दें कि इस नीति के तहत प्रदेश के मंत्रियों के लिए अब 35 लाख तक के वाहन और 25 लाख तक की सामान्य वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही विशिष्ट, अति विशिष्ट, महानुभावों और विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए भी गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। कैबिनेट के इस फैसले से 31 मार्च से पहले 1500 वाहनों को खरीदने की राह आसान हो गई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि एक तरफ राज्य पर कर्ज का बोझ पड़ रहा है, जोशीमठ में आपदा आई है और सरकार इस तरह गाड़ियां खरीद कर जनता के टैक्स की बर्बादी कर रही है। मुझे लगता है उत्तराखंड की सरकार में जो बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपनी अक्ल से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं एकदम समाप्त हो चुकी हैं और वो जो ब्यूरोक्रेट मांग रहे हैं, जो IAS, IPS, PCS जो बोल रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। वो तो मशीन होते हैं, लेकिन आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको अब 70-75 हजार करोड़ को आपका कर्ज चढ़ गया और उसके बाद आप लग्जरी कार ले रहे हैं। आपके पास अब देखो ना, बजट आने वाला है, मार्च में बजट देखो, उसमें आपका कितना 1000 करोड़, 5-6 हजार करोड़, पिछले साल तक 6 हजार करोड़ आपको तो ब्याज देना होता है। 6 हजार करोड़ से कितना आपका विकास हो सकता था। कर्ज लिए जा रहे हो, ऐश करो, तो जनता को ठगने के लिए बोलो कि भाई हमने आपके लिए ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, इस तरह से कर रहे हैं। ये कैसे लोकतंत्र के साथ कैसा मजाक हो रहा है।
कुल मिलाकर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। हालांकि धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े फैसले भी लिए, जिसके तहत जोशीमठ प्रभावितों के लिए मुआवजे की दर तय करने के साथ ही स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी, गैरसैंण में बजट सत्र कराने समेत अन्य फैसले भी सरकार ने लिए हैं। हालांकि इस बात से इंकार नहीं है कि नई वाहन खरीद नीति से राज्य पर आर्थिक बोझ जरूर पड़ने वाला है। जोशीमठ में आई आपदा के समय सरकार को ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए था। बहरहाल देखना होगा कि धामी कैबिनेट में लिए गए फैसलों से राज्य को कितना लाभ होता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। रामनगर में देर रात कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में स्थित मधुबन कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने परिजनों की गैरमौजूदगी में घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी एवं सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कॉलोनी में रहने वाले परमजीत अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ परिवार के साथ घर में ताला लगाकर शामिल होने गए थे। जब गुरुवार को घर पहुंचे तो घर के मेन गेट का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो चोरों द्वारा सभी सामान उल्टा सीधा फेंका हुआ था।